एक होता है ना कि 5 to 10% फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, 5 to 10%। मोस्टली जो लोग जेएनयू की तैयारी कर रहे होते हैं वो डीयू आराम से निकल जाता है उनका। ठीक है। तो ये है कि आपको सिलेबस थोड़ा सा, दोनों जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर किया है, सब्जेक्ट बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो डीयू का जो सिलेबस है वो कुछ ज्यादा अलग नहीं होता है। ठीक है। तो जेएनयू जो सी पॉलिटिकल साइंस, हाँ देन फाइन, सीयूईटी के लिए तैयारी कर रही हो वही सेम तैयारी अच्छे से करती रहो, एंड उसे ही अप्लाई करने की कोशिश करो डीयू में, आराम से वो हो जाता है। डीयू का पेपर जो हम लोग जैसे कंटेंट दे रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जो ख्याति मैम का क्लास ले रहे हैं सीयूईटी पीजी में पीआईएसएम का, और जो पॉल साइंस वाला पार्ट है, तो वहां पे क्या है कि आपका जैसे जो क्वेश्चंस रहता है, वो पहले क्या होता था कि लाइक जेएनयू का अलग होता था थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न, और डीयू का काफी अलग होता था। लेकिन अभी कॉमन है तो सारी चीजें वही पढ़नी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको, तो हिमांशु या जो और भी हैं जिन्होंने हिस्ट्री के लिए तैयारी करें, ऑल्दो ये जो लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे उसको, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम वर्ट ऑफिशियल ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से अपडेट मिल जाएगा आपको, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको अपने पहले सेशन में बताया था कि अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी की तैयारी करते हैं, तो पार्ट ए है। पार्ट ए में बहुत सारे, हमने उस पर बात की थी, कह रहा था कि हमने पार्ट ए के ऊपर चर्चा किया था, तो पार्ट ए को लेके बहुत सारों के मन में डाउट भी थे शुरू में। होपफुली वो डाउट क्लियर होंगे आप लोगों ने प्रॉपर अगर क्लासेस, जिसके अंदर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था अवार्ड्स जैसे जो पॉइंट है, आप में से किसी को याद होगा लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या क्या किया था। अवार्ड्स जैसे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा गेम्स वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब ये गेम और अवार्ड जो है, ये दोनों आपके कल जो लाइव क्लास होगा यूट्यूब पे, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं, करंट अफेयर में कवर मत करिएगा कोई भी। और आपका जो सवाल था, जो अभी मैसेज किया आपने, आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, तो उसका भी मैं जवाब दे ही देना चाहूंगा। इंग्लिश के अंदर आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इंग्लिश के वेबिनार्स वगैरह हम इस वीक से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो मास्टर्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनको वहाँ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। सो अब आप लोग अपने मैं माइक ऑन करने का आपको दे देता हूँ ताकि आप माइक ऑन कर सकें। अब आप सीयूटी यूजी का जो पीजी का जो क्वेश्चंस है, कोई भी पार्ट वन से पहले वो पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो कंटेंट भी एग्जाम वट ऑफिशियल में अवेलेबल है। ठीक है। एंड जो लोग को प्रॉब्लम आ रहा है रीजनिंग में और मैथ्स में, तो जो सीयूटी यूजी के लिए नितिन सर की क्लासेस चल रही हैं, उनका जब लिंक आता है तो उन्हें ज्वाइन किया करिए। आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है और मैथ्स वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर कल से फेज सेकंड है सीयूटी यूजी में, फेज सेकंड है वहां पे, तो फेज सेकंड की क्लास स्टार्ट होंगी मैथ्स की और रीजनिंग की अलग से। तो आप जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, उनको अगर सॉल्व करना है अच्छे से, तो नितिन सर की जो अब ये क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, इनको ज्वाइन कर लिया करिएगा, आपका लगभग काम आसान हो जाएगा। और आप केवल अपने डोमेन पे भी फोकस करके रहेंगे तो भी आपका जो प्रॉब्लम्स है वो लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप डोमेन पे फोकस करें। डोमेन पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स 75 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। और यहाँ पे क्वेश्चंस का जो वेरिएशन है, पार्ट वन में वो 25 क्वेश्चन में, आपको पता है करंट अफेयर भी घुसा रखा है इन्होंने, इसके अलावा एक आध क्वेश्चन जियोग्राफी से भी डाल देगा, एक आध पॉल साइंस से भी डाल देगा। ठीक है। मैथ्स भी डालेगा और इंग्लिश भी डालेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 25 है पर सिलेबस पूरा लंबा चौड़ा होता है इसका। तो यहाँ पे इतने लंबी कहानियां पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। और जेएनयू में जिनको केवल आना है, तो ऑफकोर्स उत्तम, उन लोगों को केवल और केवल 75 ही करके आना है, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट पे नहीं रखा है तो। हाँ, अगर आप जेएनयू के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट करके बैठे हैं तो भूलना मत, अभी लास्ट डेट गया नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी, एक्चुअली जो एग्जाम होगा आपका, वहां पे आप जो 25% क्वेश्चन आएंगे उनको भी अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन जेएनयू की कट ऑफ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपके 5 गलत हैं, 20 सही है, इसका 75 के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, जो जेएनयू के लिए कट ऑफ निकलेगा। आपको बता देता हूँ, आज टॉपिक करने वाले हैं आज की क्लास में जीके से रिलेटेड, उसमें मैं आपसे बात कर लेता हूँ जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आने वाले हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इनको। ठीक है।
तो लास्ट क्लास में हमने अवार्ड्स के ऊपर चर्चा की थी, आप लोगों को याद है? क्लास में कोई था पिछली क्लास में? एजुकेशन वाला जो पूरा का पूरा सीरीज है वो हम खत्म कर लेते हैं। ऑल्दो पॉल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प करता है, यूएन से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके डोमेन वाले पार्ट में। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं खासकर, उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पहले, जो वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफ कोर्स यूएन है। एंड जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद चार्टर लाया गया और फाइनली यूएन स्टैब्लिश होता है 1945 में ही। और 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था, आपको पता होगा। तो थोड़ा सा अपन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, वहां से भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। एंड 1918 में जब ये खत्म हुआ तो एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसे जो पेरिस पीस पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, और या फिर उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स भी कहा गया। तो आप सबको आइडिया है उसके बारे में? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वो एक्चुअली इसीलिए ट्रीटी साइन किया गया था कि जो वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस हैं वो फिर से ना आए। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में पता है? तो ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, पीस ट्रीटी में क्या था कि वही बैन किया गया था, चाहे वो जर्मनी की बात करें। लेकिन आपको पता है कि 1939 में जर्मनी ने इस ट्रीटी को तोड़ दिया। और यहाँ जब ब्रेक हुआ ये, तो इसने अटैक किया पोलैंड पे, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक क्वेश्चन और जो आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है 6 एंड 9 जनवरी से, सॉरी 6 एंड 9 अगस्त से। ठीक है, तो आपको पता है 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ था? यू नो वेरी वेल। हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक अटैक हुआ था। और पहला अटैक हिरोशिमा पे हुआ था, दूसरा नागासाकी पे हुआ था। ठीक है, तो फैटमैन एंड लिटिल बॉय नाम के दो एटॉमिक बॉम्ब थे जो वहां पे गिराए गए थे। अब यूएन जब देखा कि लास्ट एंडिंग ऐसा हुआ, एटॉमिक बॉम्ब से एंडिंग हुआ, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक रिक्वायरमेंट थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर एक शांति कायम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो उसके लिए पूरी दुनिया की 51 कंट्रीज उस टाइम शामिल होती हैं, और 51 कंट्रीज एक चार्टर लेके आती हैं, जिसे बाद में नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस। जब ये स्टैब्लिश होता है तो यहाँ पे 50 जो नेशंस हैं, इन्होंने इस पे साइन किए थे। और एक जो कंट्री था पोलैंड, उसने बाद में साइन किए थे। लेकिन ये चार्टर जो है ये टोटल 51 कंट्रीज लेके आई थी। अब ये जो चार्टर साइन होता है 26 ऑफ जून को 1945 में, सैन फ्रांसिस्को एक सिटी है यूएस की, वहां पे। और इसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इसका सबसे टॉप पे देखेंगे आप कि यूएन का जो मेन पर्पज है वो क्या है, तो मेन पर्पज क्या है? पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करना, फ्रेंडली रिलेशंस कंट्रोल बना के रखना कंट्रीज के बीच में। आप देखते हैं कि कई बार जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं वो मोस्टली यूएन में उठाए जाते हैं। चाहे आप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चलते हैं, कश्मीर वाला जो मुद्दा है, तो बार बार पाकिस्तान जैसे आपने देखा होगा यूएन में जाके वो सवाल उठाता है कि हाँ कश्मीर वाले पे हमें कुछ आप हेल्प करिए, जो भी है। तो ये जितने भी पॉइंट है जो कंट्रोवर्शियल थे, इसीलिए यूएन में उठाए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड वाइड एक शांति का जो माहौल, पीस का जो माहौल है वो बना रहे, और रिलेशंस भी बेटर बने रहे। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपको कई बार एग्जाम्स में आया है, आप अगर पुराने एग्जाम्स उठा के देखेंगे तो वहां पे जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो मेन कॉफी आनंद थे, जो कि उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशंस के 2001 में, तो उनको नोबेल फॉर पीस दिया गया था। और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24 ऑफ अक्टूबर। तो 24 ऑफ अक्टूबर 1945 जो है, इसे यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली जो यूनाइटेड नेशन डे है, यूनाइटेड नेशन जो है वो फाउंड होता है 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को। ठीक वैसे ही जैसे हम बात करते हैं अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भाई साहब इसे हमने ऑप्ट तो कर लिया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होता है? वो होता है अपने 26 ऑफ जनवरी 1950 से। ठीक है, तो हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो किसको करते हैं? 26 ऑफ जनवरी को करते हैं, ना कि 26 ऑफ नवंबर को। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फाउंडेशन डेज का। ठीक है, 24 ऑफ अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है।
और मेन एम जो यूनाइटेड नेशंस के हैं वो अभी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं ऑलरेडी, तो हम आगे सीधे पॉइंट्स पे चलते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड आपने बहुत सारी चीजें, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, डिजीज से रिलेटेड, जो आपका इलिटरेसी जो है उससे रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जो फ्रीडम की बात की जाती है उससे रिलेटेड पॉइंट्स हो, आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो यूनाइटेड नेशन है। आप यूनिसेफ की बात कर लीजिए, ठीक है, आप यूनिसेफ की बात करेंगे, यूनिसेफ क्या है? इसका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। आप WHO जो है एक सेपरेट संस्था है, लेकिन इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? UN है। तो मतलब जितने भी ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं सबका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाइनली कौन है? यूनाइटेड नेशन है। तो आपने देखो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे WHO की बात करें, WHO इंपॉर्टेंट है, जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा मुझे ये बताओ, 2020 या 2021 में कोई नोबेल प्राइज मिला था इसे? 2020 या 2021? कौन सा ईयर था नोबेल प्राइज का? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल फॉर पीस। किस ईयर में मिला था? 2020 में मिला था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखिए इसको। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है आपका 1988 में नोबेल मिला था, जो इसकी यूनाइटेड पीस कीपिंग जो फोर्स है, शांति सेना जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसको मिला था नोबेल फॉर पीस। आप जानते हैं कि जो शांति सेना है UN की, वो पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे सूडान जैसी जो कंट्रीज हैं जो सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, वहां पे जाके लोगों के बीच में काम कर रही है ये। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस राइज होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बिल्कुल रटनी होंगी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जनरल टेस्ट में। तो आपका इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश, ये टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं इनकी। एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन कौन सी है वो देख लीजिए, जो यूनाइटेड नेशंस की है। जनरल असेंबली, जहाँ पे साल में एक बार पूरे दुनिया के नेता इकट्ठे होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा आपको कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं। आप जनरल असेंबली छोड़ सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल आपको याद करना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम बात करें आपसे सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सेक्रेटरीट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO, ये आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO कौन है इस टाइम? एंटोनियो गुतेरस है। कंट्री भी पूछ लेता है इनका, तो पोर्तुगल से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आए ना आए, लेकिन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक तो आपका सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मैं रीजन बता देता हूँ, इसका जज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसका हेडक्वार्टर पूछता है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की। और मैं बता रहा था आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है, द हेग में, पता है ना ये सबको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जजेस की बात करें हम यहाँ पे, तो 15 जज बैठते हैं, आगे उस पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम। लेकिन एक बार लिस्ट देख लेते हैं, हम लिस्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से इसके आज तक सेक्रेटरी जनरल हुए हैं। अब एक क्वेश्चन में यहाँ चलते चलते सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड बात करूं, उससे पहले आपको एक और बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, आज आपको पता होगा आज वोटिंग हुआ है। ये जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे, इंडिया के 15th प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। ये नोट याद कर लीजिएगा एकदम, 15th प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपकी बार। चलिए सेक्रेटरी जनरल की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल इसके जो सबसे पहले बने थे वो ट्राइगिव लाई बने थे, नॉर्वे से थे। इसके अलावा ये एक डॉग हार्म्स जॉयल थे स्वीडन से, यूथ हंट म्यांमार से, एंड कुर्थ वाल्दियम जो थे ये ऑस्ट्रिया से थे। जेवियर ये पेरू के थे, एंड बोतरस गाली इजिप्ट से थे। कॉफी अनन घाना के थे। बान की मून 2 साल तक रहे, इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया से, सॉरी दो टेन्योर इन्होंने पूरे किए, 2 टेन्योर पूरे किए, और ये साउथ कोरिया से थे। और करंट में अभी एंटोनियो गुतेरेस चल रहे हैं, जो कि पोर्तुगल से हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी। इनको नॉमिनेट करता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, सच्चाई यही है कि UN के अंदर सबसे ज्यादा चलती किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी टोटल 15 मेंबर है, जिसमें से जो 5 परमानेंट मेंबर हैं,
अभी यहाँ मैंने क्यों कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा आगे। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने देखा होगा कि भारत कई बार वहां पे वीटो पावर के लिए कोशिश करता है, और चाइना अपना वीटो पावर यूज करके, अगर 3 कंट्री सपोर्ट कर रही है, 2 कंट्री अगेंस्ट में चली जाती हैं। तो वहां जो 5 कंट्री जो बैठी हैं उसमें, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। वो इनको नॉमिनेट करते हैं सेक्रेटरी जनरल के लिए, किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है इनको जनरल असेंबली। टर्म लेंथ इनका 5 ईयर होता है, और ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एक बार ही है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, केवल जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसी का हेडक्वार्टर आउट ऑफ अमेरिका है। उसके अलावा जो इसकी जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें से किसी का भी हेडक्वार्टर आउट ऑफ यूएस नहीं है। इसीलिए जेएनयू में जब आप लोग आएंगे आईआर में, आप में से जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपको एक प्रोफेसर साहब है यहाँ पे यूएन स्टडीज के, वो यूनाइटेड नेशन को एक कागज से समझाते हैं। वो ऐसे समझाते हैं कि कागज को हाथ में लेते हैं और उसके काफी टुकड़े कर देते हैं, और उसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, और बोलते हैं ये यूएन है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनका ये कहना है कि जब यूएन के डिसीजन अफेक्टेड होते हैं, ऑफ कोर्स यूएस जब प्रेशराइज करता है, वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी काउंसिल जो बड़ी कंट्रीज हैं वो उसे प्रेशराइज करती हैं, तो उसके जो डिसीजंस भी बदल जाते हैं। शायद यही रीजन है कि उनके अकॉर्डिंग वो एक कागज के टुकड़े करके और उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए काम कर रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो यूएन कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, जनरल असेंबली में जितने मेंबर होते हैं, जितने कंट्री हैं, वो सब मेंबर होते हैं जनरल असेंबली के। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 15 होते हैं, 15 मेंबर होते हैं टोटल। और इनमें परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं ये नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये टोटल जो है ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यहाँ के। और इन 5 परमानेंट मेंबर से क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए होते हैं। अभी जैसे भारत था, तो भारत का जो टर्म है वो खत्म होगा दिसंबर 2022 में। ठीक है, 8th टाइम चुना गया था भारत, ये इसका 8th टर्म था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन है सिक्योरिटी काउंसिल से? किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कर सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करता हूँ। द नेक्स्ट वन इज, ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं लग रहा? आगे बढ़ते हैं हम द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पे। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल मेंबर ऑफ स्टेट्स 54 है इसके। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है। फंक्शन ये क्या, इसका काम क्या है एक्चुअली में? तो इसका जो काम है वो ये है कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड जो मैटर है, उसके ऊपर जो काम करना है, इसका वर्ल्ड वाइड ओवरव्यू, वो सारे काम इसके हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। दूसरा, फिनेंस वाला भी जो है वो यही देखती है काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे 6 ऑर्गेनाइजेशन में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हीं को याद करना, बाकी छोड़ सकते हो। आईसीजे और सिक्योरिटी काउंसिल, एससी, बस 2 ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इसमें नाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा जो इसका सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम, दैट्स इट। इसके अलावा इस पूरे यूएन में 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई काम की नहीं है, सिर्फ 2 है। इनको रट लो, या क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईसीजे, मैं बता चुका हूँ आपको। हेडक्वार्टर के अलावा टोटल नंबर ऑफ जजेस पूछ लेता है कभी कभी, तो टोटल नंबर ऑफ जजेस मैंने बता दिया आपको 15 होते हैं, यानी कि 15। ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, टोटल 15 जज यहाँ पे होते हैं, और जज जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, तो ये प्रोसेस नहीं पूछा जाता है। ठीक है। काउंसिल का जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है। पर्पज की अगर हम बात करें, आईसीजे जो है ये इंटरनेशनल ट्रेटी स्टैच्यूज हो गए, जो भी इश्यूज हैं कंट्री वाइज, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है इश्यूज के लिए बनाया गया था। अब आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज, अब एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे घर परिवार में झगड़ा हो जाए तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट आएगा हमारे भारत वाले, तो वो कहाँ जाता है? सीधा आईसीजे जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब ये काम नहीं करता आईसीजे में, सॉरी यूएन में। लेकिन ये टोटल जो 6 काउंसिल्स हैं, उसकी जो 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं प्रिंसिपल, उसका पार्ट है। दैट्स वाई हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका बस यही था, इंटरनेशनल जो ट्रस्टीशिप सिस्टम है
उसको बचा के रखना था, लेकिन ये अब यूएन का हिस्सा नहीं है ऑफिशियली। ठीक है, काम नहीं करता है, लेकिन ये नाम में अभी भी है, तो इसलिए इसका नाम हमें पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। एक आता है आपका सिक्स सेक्रेटरीट। अब ये जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरी जनरल इसको चलाता है। ठीक है, आगे ये अलग पॉइंट है, एक्चुअली में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया यहाँ पे। सेक्रेटरी जनरल अभी हमने पढ़ा कौन है, एंटोनियो गुतेरेस हैं। कहाँ से है, पोर्टुगल से है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें, ये फॉर्म हुआ था 1944 में। सवाल यहाँ पे ये आएगा आपके मन में कि सर जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये पहले था, लेकिन फिर इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे, यूएन कैसे? तो ये 1944 में स्टैब्लिश हुआ, जबकि आप देखेंगे जो यूएन है ये स्टैब्लिश 1945 में हुआ है। तो यहाँ बाद में जितने भी थे उनको यूनाइटेड नेशन के अंडर मर्ज कर दिया गया और एक ऑब्जर्वर संस्था बना दिया यूनाइटेड नेशंस को, कि आपको सब पे फोकस रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है और इसके टोटल जो मेंबर हैं वो 189 है। अब आप देखें कुछ ईयर होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट ईयर में क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। ईयर कैसे, 2021 जो था वो यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड द ट्रस्ट। दूसरा था 2022, तो 2022 को इन्होंने 2 ईयर घोषित किए हैं, एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, दूसरा इनका जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2022 में, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इसका पीडीएफ एग्जाम ऑफिशियल में आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, और ये काम करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। आप देखिए वर्ल्ड वाइड जब कोई भी नई बीमारी फैलती है या कोई ऐसा इश्यू आता है, तो डब्ल्यूएचओ की टीम जाती है रिसर्च करने के लिए, जांच करने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम जाती है। और वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में डब्ल्यूएचओ के क्वार्टर जो ऑफिस हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में है। ये क्वेश्चन जनरल टेस्ट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट में, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर उसका हेड कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टर इसका टेड्रोस है, टेड्रोस एडनोम। इसके ऊपर आरोप लगते ही रहे हैं, जब कोविड आया था आपने देखा होगा कि कोविड-19 में चाइना का फेवर करने का आरोप लगते रहे इन पे, क्योंकि चाइना ने, ये प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज के, इनको बना दिया है डब्ल्यूएचओ का हेड बना दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हेडक्वार्टर याद रखना है, और आप डब्ल्यूएचओ जो है वो आपको पता, नाम से पता चलता है कि हेल्थ के लिए काम करता है। अब अगला जो आता है ये आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी हमने बात की थी डब्ल्यूएफपी जो है 1961 में एस्टेब्लिश होता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दुनिया के अंदर भुखमरी के ऊपर काम करने के लिए नोबेल मिला था, नोबेल फॉर पीस 2020। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज मिली जो भी संस्थाएं रिसेंटली 1 साल 2 साल 3 साल पहले जिनको मिले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। मैं गारंटी से कहता हूँ जनरल टेस्ट में आपका जीके भी गलत नहीं होगा, और जो आपका इंग्लिश है उसके भी मॉक टेस्ट आपको दे देंगे हम, वो भी आप कोशिश करेंगे तो नहीं गलत होगा। बाकी डोमेन के ऊपर आपको फोकस करना है अच्छे से। तो यहाँ पे जनरल टेस्ट की जो टेंशन है दिमाग से वो निकाल दीजिए, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम, और हम वीक में 3 से 4 क्लास भी करते रहेंगे तो भी हो जाएगा, आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं सीयूईटी के एग्जाम्स में, वो मैं आपको बीच बीच में बताता चल रहा हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, ताकि उसे नोट डाउन कर लें कि कौन सा पॉइंट आप जब पीडीएफ भी पढ़ेंगे या लेक्चर भी देखेंगे तो आप फटाफट स्किप करके भी देखना चाहें तो उस पॉइंट को सीधा पढ़ें, ताकि आपका टाइम बचेगा और तैयारी स्मार्टली कर पाओगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाला क्लियर हो गया आपका, नोबेल फॉर पीस मिला इन 2020 में, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की। अगर हम बात करें तो यूनेस्को से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और यूनेस्को से रिलेटेड जो किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इसकी फुल फॉर्म ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी केवल फुल फॉर्म पूछी जाती है और स्टूडेंट गलती भी करके आते हैं। सो आई विश कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है। एंड इसका जो मेन पर्पज है वो लाइक वर्किंग फॉर एजुकेशन, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है,
इंटेलेक्चुअल डायलॉग जो है आपका एजुकेशन साइंसेस। तो सिंपल सा फंडा ये है कि हाँ, कल्चर को कहीं ना कहीं ये बचाने का काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा यूनेस्को जो है वो जितने भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कहीं ना कहीं उन्हें आज बचाने की जरूरत है, या फिर वो एक बेहतर टूरिस्ट प्लेस के तौर पर सामने आ सकते हैं जो पुराने जमाने में बने हुए, तो उनको देखा होगा हेरिटेज साइट में डाल देता है। ठीक है, तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा, इनकम तो होता ही है गवर्नमेंट को, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि उस हेरिटेज साइट को कहीं ना कहीं लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काफी सारी चीजें जो है वो हेल्प मिल जाता है इनको। ठीक है, तो एक वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, यूनेस्को जो है वो एजुकेशन के फील्ड में भी काम करता है, साइंस के फील्ड में भी काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो केवल ये आता है कि ये इसका जो फुल फॉर्म है ये है, और दूसरा इसका हेडक्वार्टर है। मोस्टली मैंने जितने एग्जाम्स देखे हैं तो उनमें आज तक यही क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर यूनेस्को की जैसे हेरिटेज साइट है, वहां से क्वेश्चन क्या आता है, आपको पता होगा लास्ट ईयर जो इंडिया के अंदर दो हेरिटेज साइट्स जो थी उनको इंक्लूड किया गया था, जो हमारे वर्ल्ड वाइड जो हेरिटेज साइट्स है उसमें यूनेस्को ने। तो आप जानते हैं वो दो जगहों के नाम क्या थे, दो नए प्लेसेस के नाम क्या है इंडिया में? एक तो धोलावीरा और दूसरा कौन सा है? रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना में। ठीक है, तो दो जगह हैं जिनको जो यूनेस्को है उसने अपनी हेरिटेज साइट में उसको डाला है। इसके बाद आपका आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म ही देखने को मिलता जाता है। ये आपका जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है उसके बारे में है। दूसरा, इसका जो नोबेल प्राइज है वो मिला 1965 में, नोबेल फॉर पीस, जो नोबेल फॉर पीस था वो इसे मिला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आईएलओ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिनकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो केवल और केवल फुल फॉर्म्स में ज्यादा है, बाकी चीजों में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टैब्लिशमेंट 1990 में करते हैं इसको, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और 1969 नोबेल फॉर पीस जो है वो मिला था इसको। एंड इसका जो फंक्शन है वही है जो वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए वर्क करना, और वर्ल्ड वाइड वो उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उन चीजों को देखना इसका जो मेन वर्क है। तो इसका याद रखिएगा, ये 1990 में, यानी हम कहें यूएन से पहले स्टेब्लिश हुआ है, लेकिन आज यूएन जो है वो इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपका एक आईसीए होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये जारी करता है। मैं आपको आईएमएफ के ऊपर एक अलग से टॉपिक बना के दे दूंगा, जहाँ पे जैसे हर एक गवर्नमेंट से रिलेटेड आपने देखा होगा, चाहे वो जीडीपी से रिलेटेड या कुछ ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होता है जो आईएमएफ देता है। तो आईएमएफ का जो मेन का सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है। फंक्शन क्या है इसके, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज को स्टैब्लिश करना, आर्टिफिशियल जो बैरियर्स है इंटरनेशनल ट्रेड में उनको खत्म करना, और शॉर्ट टर्म जो फॉरेन एक्सचेंज असिस्टेंस है मेंबर स्टेट्स वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा आप देखें अगर, तो एक आईबीआरडी है। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म इनफ होगा आपके लिए। एक आपका जो आता है वो आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है आईएफसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो ये चेंज हुआ है किससे? गेट, GATT। अब आजकल क्या है कि क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रेंड बदल गया है जनरल टेस्ट के एग्जाम्स में। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, या फिर डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आजकल ये चीजें बदल गई हैं, अब सबको पता है, एग्जामिनर को पता है कि डब्ल्यूटीओ सबको याद है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ पढ़ता रहता है, और वो क्या भूल जाता है उस चक्कर में, GATT को भूल ही जाता है। तो GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब स्टैब्लिश ये हुआ था पहले, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूटीओ कब फॉर्म हुआ, तो डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ डियर 1995 में, बट द चेंज फॉर्म ऑफ GATT। गॉट इट? WTO is the changed form of GATT. Okay, yes or no? The headquarter of WTO कहाँ है? जेनेवा में है। एंड इसे पूरे इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी, उसका थर्ड पिलर कहा जाता है, अलोंग विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक क्योंकि फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इधर जो आपका WTO है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है।
लेकिन इसका मेन जो काम है वो ट्रेड से रिलेटेड है। फिर आपका एक आता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया वियना में है, और यहाँ 2005 का जो नोबेल फॉर पीस अवार्ड है वो इसे दिया गया था। इसका जो मेन एम है वो एक्सेलरेट द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आपको पता है पूरा दुनिया आजकल परमाणु बम के ढेर पे बैठा है, बारूद के ढेर पे बैठा है, और ये सच्चाई है। कई बार जब आ, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना लंबे समय से वॉर चल रहा है, लेकिन फाइनली बस एक ही दुनिया को डर सताता रहता है कि कहीं कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज ना कर दे। तो सिंपल सी बात है कि उसे मेंटेन करने का मानते हैं हम कि दुनिया के लोग जिसको करना होगा वो नहीं मानेगा फाइनली, लेकिन ये है कि कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह से रोका जाए, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सेलरेट किया जाए, और पीसफुल जो काम है उनमें उसे यूज किया जाए। एक जो आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नेटो। अभी नेटो बहुत चर्चा में, और मुझे लगता है कि नेटो से जनरल टेस्ट में क्वेश्चन आना चाहिए। और आपको पता है नेटो जो है वो चर्चा में यूक्रेन की वजह से है। यू नो नेटो क्यों चर्चा में है? यूक्रेन की वजह से, क्योंकि यूक्रेन क्या मांग रहा है? नेटो का मेंबरशिप मांग रहा है, उसके अलावा फिनलैंड भी मांग रहा है, और भी एक कंट्री है वो भी मांग रहा है। तो यहाँ पे नेटो अब की बार पक्का चर्चा में आने वाला है। ऑल्दो नेटो के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है एग्जाम वर्ड पे, वो मैं भेज दूंगा आपको अभी ग्रुप में, उसे देख लीजिएगा। नेटो का जो जनरल टेस्ट के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल मेंबर है इसमें 30। अब 30 में से 28 यूरोप से हैं, और दो अलग हैं जो कनाडा एंड यूएस, क्योंकि कनाडा और यूएस दोनों यूरोप का पार्ट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंटरनेशनल जो एक इंटरपोल, अब यहाँ से किसी का क्वेश्चन है नेटो से, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है नेटो से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। उस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसके हेड कौन है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इससे आता है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो पुलिसिंग का काम है उसको कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आज के जमाने में पुलिस को फेस करने पड़े, चाहे वो साइबर क्राइम हो या जितने भी क्राइम है जो कि आज के, क्योंकि पुलिस से ज्यादा हाईटेक जो क्रिमिनल है वो ज्यादा हाईटेक है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड जितने भी तरह की जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी पुलिसिंग में, तो अगर आप में से जो मास्टर्स के स्टूडेंट कभी भी यूपीएससी जब आपका निकल जाएगा किसी का, और आईपीएस जब आप बनेंगे, तो आपको इंटरपोल में मोस्टली लगभग हर आईपीएस वहाँ ट्रेनिंग करके आता है, लगभग हर आईपीएस जाता है वहाँ, तो आपको भी वो मौका मिल सकता है। आगे हम बढ़ते हैं सार्क। सार्क का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था ना, वो एक तरह से कॉपी किया गया था किसको? ईयू को, यूरोपियन यूनियन को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी किया गया, लेकिन जो प्रोसेस है ट्रेड को लेके, वो माइंडसेट यही था कि जिस तरह से ईयू वर्क कर रहा है शायद सार्क भी वैसे ही। लेकिन हमारे एशिया में कहा जाता है ना कि घर में भाई भाई की लड़ाई खत्म नहीं होती, तो कंट्री कंट्री के बीच में कैसे खत्म हो जाए। तो आप देखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, और मेंबर स्टेट इसके अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसे फाउंड किया गया ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। अब एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ जो मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लाइक मैं टॉपिक से हटके थोड़ा बात कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैंने देखा है इन कंट्रीज में आज तक कभी यूनिटी आई ही नहीं। सिंगल करेंसी बनाना तो बहुत दूर की बात है, बट ट्रेड को लेके भी इनके बीच में कोई एक जुटता नहीं है। तो शायद ये उस लेवल पे जिस पे सक्सेस होना चाहिए था उस लेवल पे सक्सेस हुआ नहीं। फिर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, एडीबी। एडीबी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरली जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको हेल्प करना इसका मेन गोल है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, और ग्रुप ऑफ 7, G7 के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आजकल जो आता है वो G7 से आता है या G8 से भी आता है कभी कभी। पहले ये G8 होता था, ये समझा देता हूँ मैं। 2014 में रशिया को बाहर कर दिया गया था, ठीक है, क्रोएशिया वाला जो इश्यू हुआ था उसको लेके। तो 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद ये जो G8 है ये हो गया G7। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, वो ये आता है कि सिंगल एशियन जो कंट्री है, जो ओनली वन एशियन कंट्री है, वो कौन सी है? तो वो एशियन कंट्री आपकी कौन सी है? जापान है, जो कि G7 की मेंबर है, और कोई कंट्री एशिया की G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, यूएस एंड जापान,
ये टोटल 7 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर है, और 2014 में रशिया बाहर हो गया था। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ये 1975 में हुआ था। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक जिसे हम कहते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अरब लीग के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कायरो में हुआ था। और सीरिया को सस्पेंड, ये क्वेश्चन आया एक एग्जाम में कि इन्होंने किसे सस्पेंड किया था, तो वो सीरिया को सस्पेंड किया था इन्होंने। ठीक है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन वाला जो है, ये इसका फुल फॉर्म है सेटो जो है, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरा पेट्रोलियम के ऊपर इनका एक तरह से कब्जा है। फुल फॉर्म इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फाउंड किया गया बगदाद में 1960 में। फाउंडर कंट्रीज इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला जो है ये थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा इस पॉइंट से, लेकिन इन 2 पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट। मेंबर कंट्रीज की कौन कौन सी है? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गुयाना। लेकिन आप देखेंगे इन कंट्रीज के बस आप नाम देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन है आपका वो इन 2 पॉइंट से आएगा, या तो फुल फॉर्म या कब स्टैब्लिश हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में है। ठीक है, जो वियना है ऑस्ट्रिया का कैपिटल, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। मेंबर कंट्रीज हमने देख ली। फिर आपका NAM आता है, नॉन अलाइड मूवमेंट आता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें जो कंट्री, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि जो लेटेस्ट कंट्री ऐड हुआ था ब्रिक्स में वो कौन सा था? तो वो कंट्री था साउथ अफ्रीका। और ये कब ऐड हुआ था, ईयर जानते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 2008 या 2010। जवाब दे दीजिए। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स। इतना जल्दी से जवाब दे दीजिए, इतना टाइम क्यों लेते हैं आप लोग? साउथ अफ्रीका लेटेस्ट कंट्री है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनी थी। पहले ये केवल और केवल ब्रिक हुआ करता था, BRIC, बट बाद में ये क्या बना? S लग गया, ब्रिक्स बन गया। इसका जो सही आंसर है वो 2010 है। ठीक है, फिर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का ही है, इंडिया का, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। फिर आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक जो है ये होता है आपका बे ऑफ बंगाल एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो मेंबर स्टेट से पूछ सकता है कि कौन इसका मेंबर है कौन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। इसमें मेंबर आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करें अगर, तो आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान में समिट कहाँ? ब्रुनेई में हुआ था। G7 का UK में हुआ था 2021 में। और आपका G20 जो है वो रोम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे OIC की बात करते हैं तो OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। OIC सेकंड इंटर लार्जेस्ट जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की। फाउंड किया गया था इसे 1969 में। हेडक्वार्टर इसका जिद्दा, सऊदी अरेबिया में। मेंबर इसके टोटल 57 है। अब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा जब PDF पढ़ेंगे। ठीक है, ना ही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें से। और सीरिया को भी सस्पेंड किया गया 2012 में। ठीक है, तो आपके जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो एक तो OIC का फुल फॉर्म आ सकता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा किस ईयर में फाउंड किया गया था, तीसरा इसका हेडक्वार्टर क्या, और चौथा इसका मेंबर कितने। बस 4 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक ये वाला, हाँ सीरिया वाला। मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है MWL, इसको देख लीजिए। फाउंड किया गया 1962 में। हेडक्वार्टर इसका मक्का, सऊदी अरेबिया में है। एक आपका अरब लीग आता है 1945 में, कायरो में इसे हेड फाउंड किया गया। मेंबर 22 है। लेजिस्लेटर की बात करें तो अरब पार्लियामेंट इसका पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं ऑर्गेनाइजेशन से। होपफुली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। वर्ल्ड वाइड जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेन ऑर्गेनाइजेशन वो आपको कवर करवा दी गई है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिनका JNU हो जाता है मच बेटर। लोग अपना बैकअप भी लेके चलते हैं,
तो बैकअप में BHU के लिए 25% को जो पार्ट है उसके लिए एग्जाम देंगे, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्लासेस। और किसी ने हैंड राइज किया था, कमेंट अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, माइक ऑन कर सकते हैं आप, तो बहुत हेल्प करेगा आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो पॉल साइंस दे रहे हैं वो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और जिनको भी ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में कहीं भी दिक्कत हो, डेफिनेटली यू आर फ्री टेक्स्ट मी डायरेक्टली। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, जहां भी आपको दिक्कत लग रही है कि हाँ मुझे ये टॉपिक है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, जो पॉल साइंस डोमेन के तौर पे देने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको यहाँ नॉर्मल 25% में देना है वो भी क्वेश्चन अपना बेफिक्र होके पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप आप सबके पास मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है ऑफिशियल हमारे नंबर वो होंगे ही। खैर किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। और एग्जाम के लिए बहुत टाइम है आपके पास, अराउंड 1 मंथ है कम से कम, ज्यादा ही 1 मंथ से। तो आप अभी भी अगर आप में से किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, देन यू कैन स्टार्ट नाउ। एंड डेफिनेटली आप पूरा डेडिकेटेड होके 1.5 महीना लगा दीजिए, मास्टर्स का एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स का एग्जाम नहीं निकलेगा, 1.5 महीना भी अगर ढंग से लगा रहे हो, 6 से 7 घंटे स्टडी करके JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी ले जाओगे। बट वही है कि 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे, और कंटेंट सही पढ़ना पड़ेगा, ये पहचानना होगा क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस गो थ्रू करो, जो NTA ने पब्लिश किया है वो सिलेबस जरूर, उसके उसके थ्रू आप जाओगे, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है।